गुड मॉर्निंग बायोलॉजी की दीवानों, कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सबों में वो आग है, अपने अंदर की तपिश को पहचानो। आज हम लोग पढ़ने आए हैं द लिविंग वर्ल्ड में नया टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग मतलब कि लिविंग बीइंग में जो कैरेक्टर है उसके बारे में। अब ससुरा अगर दिमाग लगाएंगे हम लोग तो सोचेंगे कि भाई इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मुझे नहीं पता है क्या कि लिविंग बीइंग में क्या कैरेक्टर होता है, या आपको नहीं पता है क्या सर ये कैसा कैसा टॉपिक 11th स्टार्ट हुआ है तो लग रहा है कि एकदम हलवा है। हलवा नहीं, ये कॉन्सेप्चुअल है, समझने की चीज़ है। और इसमें बहुत सारी, आज भी मैं जो चीज़ बताऊंगा ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें नीट में आ चुकी हैं और आती भी हैं। तो बेटा इसको हलवा या किसी चीज़ को हल्का नहीं समझ लेने का है, क्योंकि यही चीज़ हल्का लेते 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 हमारे लिए सर दर्द हो सकता है ना। तो हम ऐसा पढ़ेंगे कि भाई ये चीज़ हमारे लिए हमेशा के लिए आसान रहे। तो कैरेक्टर अगर हम सोचेंगे तो कैरेक्टर मुझ में क्या है, कैरेक्टर है कि मैं बोल पा रहा हूँ। तो सवाल ये उठता है कि मैं बोल पा रहा हूँ, कैसे बोल पा रहा हूँ। तो इसका अगर इसको स्टोरी बनाओगे तो देखोगे कि भाई हम लोग बैलेंस डाइट खाते थे। बैलेंस डाइट से जो एनर्जी बनती थी, एनर्जी जब हमारे सेल के पास जाती थी, सेल उसको लेकर पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता था, तब हमारे पास एनर्जी आई। तो उसी एनर्जी के रिजल्टेंट मैं बोल पा रहा हूँ। मैं अगर कुछ कर पा रहा हूँ, मुझ में जो कुछ एनर्जी है, तो मेरे अंदर जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ है जो एकदम तंदुरुस्त है, बढ़िया है, जिसके वजह कर मैं कुछ कर पा रहा हूँ। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग बेसिकली आज दो तीन चीज़ देखेंगे। पहला ग्रोथ देखेंगे, दूसरा रिप्रोडक्शन देखेंगे, तीसरा सेंसिटिवनेस देखेंगे, चौथा मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ देखेंगे। अदरवाइज उसके अलावा भी अगर आप चाहो कि कैरेक्टर निकालना लिविंग बीइंग का, तो आप में उसमें डाइजेशन भी देख सकते हो कि कैरेक्टर के कैसे खाया और कैसे वो कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट कर गया। हम रिस्पिरेशन भी देख सकते हैं कि कैसे इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन हमने इनहेल किया और वो हमारे ग्लूकोज से ऑक्सीडाइज होकर कैसे एनर्जी में रिजल्ट कर गया। अगर हम कैरेक्टर देखेंगे तो सर्कुलेशन भी देख सकते हैं कि कैसे वो ऑक्सीजन ब्लड से मिलकर पूरे बॉडी में पूरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में पहुंच गया। फिर अगर हम कैरेक्टर देखेंगे तो हमें एक्सक्रीशन भी कह सकते हैं कि कैसे जो चीज़ हमने कॉम्प्लेक्स फूड खाया था वो तो एनर्जी में कन्वर्ट कर गया, बट जो रेस्ट रफेज बन जाए वो बाहर कैसे बाहर निकला। तो ये सारी चीज़ तो बेसिकली हम देखेंगे आज ग्रोथ। ग्रोथ तो ग्रोथ मतलब क्या हुआ? ग्रोथ अगर हम कहा जाए तो ग्रोथ का मतलब हम अगर देखें तो ह्यूमन बीइंग की बात करें तो यही समझ रहे हैं कि 9 महीने के बाद जो ऑफ स्प्रिंग जो बच्चा जो दुनिया पे आता है, वो धीरे इतना छोटा सा रहता है, 2.5 केजी का या 2.25 केजी का या 3.25 3.5 केजी का होता है हार्डली। पर वो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते 6 फुट 7 फुट का हो जाता है। एक सर्टेन एज तक ह्यूमन बीइंग क्या होता है, एक सर्टेन एज तक उसकी ग्रोथ होती है। पर ये ग्रोथ हुआ कि धीरे 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 बढ़कर वो 70 केजी 80 केजी का हो गया। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो 6 फीट 6.5 फीट का हो गया। एवरेज हिंदुस्तान का अगर एवरेज हाइट देखे तो 5.5 से 6 फीट का होता है। तो ये ग्रोथ हो रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि सर आपने बोला कि जो चीज़ छोटे से बड़ा हो रहा है दैट इज ग्रोथ। तो हम एक सवाल और पूछेंगे कि जहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ बालू का ढेर है, जहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ मिट्टी का ढेर है, मान लो सपोज करो कि इतना बालू का ढेर कहीं पे गिरा हुआ है या इतना मिट्टी का ढेर कहीं पे गिरा हुआ है। 2 साल के बाद जो डायमेंशन था मिट्टी का ढेर का, जो डायमेंशन था बालू का ढेर का, वो डबल हो गया, इतना हो गया। तो सर अभी आपने बोला कि ग्रोथ छोटी सी चीज़ से लेके जो बड़ी चीज़ होती है दैट इज ग्रोथ। तो यहाँ पे भी बालू का ढेर था जो कि नॉन लिविंग है, सैंड का ढेर था जो कि नॉन लिविंग है, गार्बेज का ढेर है जो कि नॉन लिविंग है। आज इतना था पर एक्युमुलेट होते होते उसकी साइज डायमेंशन बढ़ गई। तो क्या सर ये भी लिविंग बीइंग का कैरेक्टर है? सैंड तो नॉन लिविंग है, स्टोन नॉन लिविंग है, गार्बेज नॉन लिविंग है, सॉइल नॉन लिविंग है, पर इसका डायमेंशन बढ़ रहा है। तो क्या सर हम इनको भी लिविंग चीज कह सकते हैं? क्योंकि ग्रोथ के प्रॉपर्टी तो ये भी दिखा रहा है ना कि इतना से इतना हो गया। तो देखो ग्रोथ चेंज हो गया दो में, इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ध्यान रखना, ग्रोथ हमने तो पढ़ा 10 तक कुछ और, 11th में देखे कंसेप्चुअल चेंज हो गया कि ग्रोथ दो तरह का हो गया, इंट्रिंसिक ग्रोथ एक्सटेंसिक ग्रोथ। ये इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सटेंसिक ग्रोथ क्या है? फॉर एग्जांपल हमने डाइट खाया, कैसा डाइट खाया? बैलेंस डाइट खाया। बैलेंस डाइट किसको कहते हैं? सच टाइप ऑफ डाइट इन विच कार्ब्स अवेलेबल, सच टाइप ऑफ डाइट इन विच प्रोटीन अवेलेबल, सच टाइप ऑफ डाइट इन विच रफेज अवेलेबल, such type of diet in which minerals available, such type of diets in which some quantity of fat available, all the nutrients available in one food, such type of food is balanced diet। क्लियर है कि वैसा खाना, वैसा संतुलित आहार जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट हो, वैसा संतुलित आहार जिसमें फैट प्रेजेंट हो, वैसा संतुलित आहार जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो, वैसा संतुलित आहार जिसमें मिनरल्स
प्रेजेंट हो, वैसा संतुलित आहार जिसमें कुछ मात्रा में वाटर प्रेजेंट हो। ये सारी चीज़ मिलकर जो हमारे इनटेक किया, बॉडी के अंदर गया, ये बैलेंस डाइट था, संतुलित था, जो कि पूरे होल बॉडी को चाहिए था। और इसने प्रोसेस करके, जैसे प्रोसेस होता है कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करने का, मैं नहीं बताऊंगा, 10th में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये कैसे एनर्जी में बदलता है। और वो एनर्जी जब हमें मिलती है, वो एनर्जी चाहे वाटर की शक्ल में आए, वो एनर्जी चाहे फूड की शक्ल में आए, है ना, जो हमारा बॉडी क्या करता है, हमारा बॉडी ग्रोथ करता है, बढ़ता है, फैलता है, तंदुरुस्त होता है, सही होता है, ठीक है। तब उस तरह के ग्रोथ को कहते हैं हम लोग इंट्रिंसिक ग्रोथ, मतलब मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज अच्छा मेरा काम कर रहा है, हम लोग अच्छे से खाना खा रहे हैं, जिसके वजह कर अंदर से हमारे अंदर निखार आ रहा है, हमारा चेहरा ग्लो कर रहा है, हमारा डायमेंशन बढ़ रहा है, सही से हमारा ग्रोथ सही से हो रहा है। अब जब ये मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ मेरा अच्छा से काम करेगा, तो मेरा क्या होगा, फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा, मेरा क्या होगा, मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा। जब फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा, तो मेरा सोशल बिहेवियर अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो ये अंदर से जो खाना लेकर जो हमारे अंदर ग्रोथ हुआ, दैट इज इंटेंसिव ग्रोथ। एक्सटेंसिव ग्रोथ, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया सैंड का, एक्सटेंसिव ग्रोथ जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया सॉइल का, एक्सटेंसिव ग्रोथ जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया गार्बेज का। ये अक्युमुलेट होकर, मतलब बाहर से कोई चीज़ मिलकर, बाहर से क्या हो सकता है फैक्टर, हवा हो सकता है। बहुत तेज आंधी तूफान आया तो सारा बालू, सारा मिट्टी, सारा कूड़ा एक जगह अक्युमुलेट हो गया, या आदमी लोग ने मिट्टी को एक जगह फेंक दिया। मतलब कि बाहर का फैक्टर अक्युमुलेट करके उसका डायमेंशन को बढ़ा दे रहा है, ग्रोथ कर दे रहा है। उस तरह के को बोलेंगे ग्रोथ को एक्सटेंसिव ग्रोथ। इंटेंसिव ग्रोथ लिविंग बीइंग के कैरेक्टर को शो करेगा। एक्सटेंसिव ग्रोथ आपको नॉन लिविंग में कैरेक्टर को शो करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ में लिविंग भी आएगा, ग्रोथ में नॉन लिविंग भी आएगा। इंटेंसिव ग्रोथ लिविंग बीइंग को दर्शाएगा, एक्सटेंसिव ग्रोथ नॉन लिविंग को दर्शाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अगर बोलेगा कि एक्सटेंसिव ग्रोथ क्या लिविंग बीइंग का एग्जाम्पल है, तो भैया हाँ मत कर देना, नीट में इसी तरह घुमाकर सवाल देता है। तो एक्सटेंसिव ग्रोथ में क्या होगा, नॉन लिविंग होगा, इंटेंसिव ग्रोथ लिविंग होगा। कैसे होगा, मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया। अब हम लोग आएंगे रिप्रोडक्शन में। तो अगर एक चीज़ और है, हाँ पहले उससे पढ़ लेते उसके बाद रिप्रोडक्शन में हम लोग जान रहे हैं कि भाई मल्टीपल हो जाना। किसका मल्टीपल हो जाना? इंसान का मल्टीपल हो जाना। कैसे इंसान, ह्यूमन बीइंग की बात करें तो कैसे वो मल्टीपल होता है? एक सर्टेन एज आता है जब हम प्यूबर्टी के स्टेज पे पहुंच जाते हैं। देन आफ्टर उस सर्टेन एज में हमारा सोशल बिहेवियर अच्छा होता है, उस सर्टेन एज में हमारा मेंटल बिहेवियर अच्छा होता है, उस सर्टेन एज में हमारा फिजिकल बिहेवियर अच्छा होता है, उस सर्टेन एज में हम एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं, मतलब कि हैंडसम सैलरी है, परिवार वाले खुश हैं। देन आफ्टर एक सर्टेन एज में हमारी शादी होती है, एक रिश्ते में बनते हैं। देन आफ्टर वहाँ पे फिजिकल रिलेशन बनता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, और वो प्रोसेस के बाद एक ऑफ स्प्रिंग 9 महीने के बाद दुनिया पे आता है, जो माँ बाप का डीएनए लेकर दुनिया पे आएगा और ये वंश को बढ़ाएगा। ये प्रोसेस है। अगर ये प्रोसेस ना हो तो कल्पना करो कि अगर मान लो कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस रोक दिया जाए तो क्या होगा। एक तरफ से तो डेथ रेशियो बढ़ रहा है, मृत्यु दर बढ़ रही है, मृत्यु होते 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 पॉपुलेशन कम हो जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि इस समाज का, एक वक्त ऐसा आएगा कि इस संसार का, एक वक्त ऐसा आएगा कि इस ब्रह्मांड का कल्पना भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आदमी ही नहीं रहेगा तो कौन सा सोच चलाएगा इसको। तो प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रिप्रोडक्शन बेसिक नीड है, ये होना ही है, क्योंकि हमारे अस्तित्व को, ह्यूमन बीइंग के अस्तित्व को बचाए रखने का ये सबसे उत्तम और सरल तरीका है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में भी हम देखते हैं कि दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है एक्सक्लूसिव इवेंट, एक होता है इंक्लूसिव इवेंट। अब ये एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में ग्रोथ हो रहा है, बढ़ रहे हैं, तो ये ग्रोथ को रिप्रोडक्शन नहीं कह दे रहे हैं। समझना कॉन्सेप्ट को। ह्यूमन बीइंग में
अगर रिप्रोडक्शन और ग्रोथ कहा जाए कि हम लोग भैया बढ़ रहे हैं, तो बढ़ रहे हैं मतलब कि क्या, जनसंख्या में भी बढ़ रहे हैं। तो ह्यूमन बींग के केस में, हायर एनिमल के केस में ग्रोथ को रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ग्रोथ होने के बाद एक सर्टेन एज में एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को करके रिप्रोडक्शन किया जाता है, ऑफस्प्रिंग आता है, ये सबको पता है। लोअर ऑर्गेनिज्म में, लोअर ऑर्गेनिज्म सच एज अमोइबा में देखते हैं कि जैसे उसका ग्रोथ होता है, तो ग्रोथ होते साथ वो अपने आप को डिवाइड कर लेता है। उसमें कोई रिप्रोडक्शन का सर्टेन स्टेज नहीं है कि पहले ग्रोथ हो जाते हैं फिर रिप्रोडक्शन का अलग से फेज आएगा। जैसे अमोइबा ग्रोथ होता है, तो हमने पढ़ा है कि जैसे मैच्योरिटी स्टेज पे अमोइबा आता है, वो सेल डिवाइड करके दो नया अमोइबा में बना लेता है। जैसे वो नया दो अमोइबा बड़ा होगा, ग्रोथ करेगा, वो फिर डिवाइड होकर डिवाइड मतलब रिप्रोडक्शन हो गया, उसमें रिप्रोड्यूस हो गया। मतलब कि लोअर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सेम है, इसलिए उनको इंक्लूसिव इवेंट कहते हैं। इंक्लूसिव इवेंट मतलब कि रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ दोनों सेम है लोअर ऑर्गेनिज्म में। हायर एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग में ग्रोथ अलग पैटर्न है, रिप्रोडक्शन अलग पैटर्न है, दोनों अलग चीज है, इसलिए उसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इवेंट। याद रहेगा? क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है। इसीलिए ग्रोथ को डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग नहीं कह सकते हैं। मतलब भरोसा नहीं है, एकदम परफेक्ट नहीं है ग्रोथ, क्योंकि नॉन लिविंग भी तो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। अभी ने बताया कैसे अक्यूमुलेट हो रहा है, तो ग्रोथ एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है लिविंग बीइंग का। इसीलिए इसको कहते हैं नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर, नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर। ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर। क्लियर? मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ तो समझ रहे कि जो चीज़ हम खा रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है, स्वच्छ हवा हो, स्वच्छ पानी हो, स्वच्छ खाना हो, फुल न्यूट्रिएंट्स हो, उसमें सब कुछ प्रेजेंट हो, कार्ब, प्रोटीन, और वो सब मिलकर कैरेक्टर हमारे अंदर क्या कर रहा है, एनर्जी बन रहा है, और उस एनर्जी को सही तरीके से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाना, ये दैट इज मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़। कि आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ अच्छा है, मतलब कि आज आप बीमारी से भी लड़ सकते हैं, कोविड जैसे बीमारी से भी लड़ सकते हैं। तो ये सारी बेसिकली चीज़ समझ गए। जो समझने वाली थी ग्रोथ क्या इंटेंसिक और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है, जो समझने वाला था रिप्रोडक्शन, एक्सक्लूसिव इवेंट और इंक्लूसिव इवेंट, मैंने समझा दिया। होप समझ में। कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब कि दिमाग में आता है ना ससुर। अभी एक तो फिल्म आया था, मुझे याद नहीं है कौन था, पर गाने का एक छोटा सा बोल याद है। मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, तुम करो तो समथिंग रासलीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। कैरेक्टर ढीला नहीं होता है। सारे इंसान का जो भी चीज़ है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, किसी का कैरेक्टर ढीला नहीं हो सकता। कैरेक्टर मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग अच्छा खा रहे हैं। कैरेक्टर मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अच्छे से डाइजेशन हो रहा है। कैरेक्टर मजबूत होता है, मजबूत होता है। कैरेक्टर ढीला नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अच्छे से रेस्पिरेशन हो रहा है। कैरेक्टर ढीला नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अच्छे से सर्कुलेशन हो रहा है। कैरेक्टर ढीला नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अच्छे से एक्सक्रीशन हो रहा है। कैरेक्टर किसी का ढीला नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक अच्छे सोसाइटी में हम लोग पल बढ़ रहे हैं। कैरेक्टर किसी का ढीला नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक अच्छी फैमिली में हमारा पालन बरन हुआ है। कैरेक्टर ढीला नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अच्छा एजुकेशन लिया है। जिसके पास अच्छा एजुकेशन रहे, जिसके पास अच्छा समाज रहे, जिसके पास अच्छा देश हो, जो अच्छे परिवार में रह रहा, हमारा इंडिया में सारे लोगों का कैरेक्टर किसी का ढीला नहीं हो सकता है मेरे भाई। क्योंकि हमारे मिट्टी में, हमारे खून में कैरेक्टर ही है, जिसके लिए हम लोग जीते हैं। तो कैरेक्टर किसी का ढीला नहीं है। कैरेक्टर हमारा बहुत मजबूत है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जो चीज़ खा रहे हैं, अच्छी चीज़ खा रहे हैं, वही तो हमारा कैरेक्टर डिफाइन कर रहा है, हमारा मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ को मजबूत कर रहा था। जब एक खाना हमारे कैरेक्टर को ढीला नहीं कर रहा, मजबूत कर दे रहा, तो हमारा इंसान का कैरेक्टर ढीला कैसे हो सकता है? तो इस चीज़ को परे करें। पता नहीं किस राइटर ने इसको लिख दिया है कि कैरेक्टर ढीला। ऐसा गाना ही नहीं बनना चाहिए जिससे निगेटिव एस्पेक्ट्स दुनिया में आए। कैरेक्टर ढीला की जगह बना देना चाहिए था उसको, कैरेक्टर मजबूत होता है, तो उस पर गाना नहीं हो सकता था। कैरेक्टर मजबूत होता है तो कैरेक्टर ढीला बना दिया। राइट, चलो ठीक है। बहरहाल इस सब में पढ़ेंगे नहीं, हम अपना चीज़ पढ़ेंगे। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।